हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ज्वालामुखी को पढ़ाने से पूर्व आप थोड़ा सा नज़र डाल लें पृथ्वी की उत्पत्ति पर। हमने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति वाले चैप्टर में इस बात को बताए थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। पृथ्वी सूर्य का भाग है और यह इसकी भूसतह ऊपर से ठंडी हो गई है और अंदर आज भी यह इसकी चट्टानें तप्त एवं पिघले रूप में हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। तो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सर्वप्रथम ये पृथ्वी का प्रतिरूप है और पृथ्वी में सबसे ऊपर अर्थ सरफेस है, जिसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। हमने आपको इसके बारे में बताया था कि यह लगभग 32 किलोमीटर की मोटी है। इस अर्थ सरफेस के नीचे पिघली हुई चट्टानें हैं, जिनमें तप्त गैसें, जलवाष्प एक भारी मात्रा में पाई जाती हैं। ये चट्टानें पिघली हुई अवस्था में इसलिए हैं, दाब के कारण यह ठोस रूप में है, किंतु पिघली हुई यह इस रूप में है चट्टानें कि इनमें रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं और यह जो इसमें रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो ताप उत्पन्न करते हैं पृथ्वी के अंदर और चट्टानों को पिघला देते हैं। और ये पिघली हुई चट्टानें जलवाष्प और गैसों के साथ जब किसी छिद्र के माध्यम से धरातल पर प्रकट होती हैं तब उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ है कि वह मुख, धरातल का वह मुख जिससे ज्वाला निकलती हो। तो इस प्रकार से धरातल पर जो एक छिद्र पाया जाता है जिसके माध्यम से तप्त गैसें, लावा आदि बाहर निकलते हैं और एक ढेर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं या बहुत दूर तक फैल जाते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और यह जो तप्त चट्टानें जब तक ये पृथ्वी के अंदर रहती हैं तब तक इनको हम मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा कहलाती है। मैग्मा पिघली हुई चट्टानें भूगर्भ में मैग्मा के नाम से जानी जाती हैं। और इसके बाद जब यही पिघली हुई चट्टानें जलवाष्प, गैसेस और मैग्मा यही जब लावा ऊपर आता है तब इसी मैग्मा को हम जैसे ही धरातल पर प्रकट होता है इसका नाम बदल जाता है, जिसको हम लावा कहते हैं। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी धरातल का वह छिद्र है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली हुई चट्टानें, तप्त गैसें और चट्टान के टुकड़े ये बाहर निकलते हैं। तो इससे जो चट्टान के टुकड़े जिस मुख से निकलते हैं उसको ज्वालामुख कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो इससे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, टुकड़ों को ब्रेसिया कहते हैं, ब्रेसिया या बम कहते हैं। अब बात यह आती है कि ज्वालामुखी से जो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली चीज है, आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी से क्या निकलता है। तो सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पदार्थ है उसको हम कहते हैं जलवाष्प। ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। इस प्रकार यह ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब ज्वालामुखी यह कितने प्रकार के होते हैं, इनकी सक्रियता के आधार पर हम ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटते हैं।
पहले प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, पहले प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वह छिद्र जिसके माध्यम से, धरातल का वह छिद्र जिसके माध्यम से तप्त गैसें, पिघली हुई चट्टानें, लावा के रूप में जलवाष्प आदि निरंतर बाहर निकलते रहते हैं, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी और जो दूसरा ज्वालामुखी है यह पाया जाता है फिलीपींस द्वीप समूह में, जिसका नाम देते हैं पिनाटुबो। पिनाटुबो ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो फिलीपींस में पाया जाता है। फिलीपींस में। और प्रथम प्रकार का ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी यह पाया जाता है लिपारी द्वीप पर। अगर लिपारी ना दिया हो तो सिसिली द्वीप पर। तो इस प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की अपनी विशेषता है इससे बहुत कई किलोमीटर तक लंबी ज्वाला निकलती है, जो बहुत ही दूर से, भूमध्य सागर में बहुत ही दूर से जो आने वाले जलयान हैं उनको दूर से ही दिखाई देता है। एक दहकता हुआ एक प्रकाश स्तंभ के रूप में दिखाई देता है। इस कारण से इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो सिसिली के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप पर है। और पिनाटुबो ज्वालामुखी यह फिलीपींस द्वीप पर है। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी यह ज्वालामुखी जब से उद्गार होता है काफी समय तक सक्रिय रहते हैं। इसके बाद इसमें धीरे धीरे करके उद्गार समाप्त हो जाता है और यह शांत पड़ जाते हैं, किंतु कुछ साल बाद इनमें पुनः तेजी से उद्गार होता है और ज्वालामुखी सक्रिय हो उठते हैं। इस कारण से इस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं उन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इन ज्वालामुखी के अंतर्गत, इन ज्वालामुखियों में हम जिनको सम्मिलित करते हैं उसमें आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्राकाटोआ ज्वालामुखी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। इसमें ये कभी मंद पड़ जाता है, कभी शांत हो जाता है, इसके बाद इसमें पुनः विस्फोट होता है। तो इस प्रकार का यह ज्वालामुखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा किलायु ज्वालामुखी। किलायु ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप पर पाया जाता है। यह भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और मौना लोआ ज्वालामुखी यह भी हवाई द्वीप पर स्थित है। मौना लोआ ज्वालामुखी ये सब प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं जिन्हें हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी
शांत ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी में एक बार उद्गार होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं और उनसे किसी प्रकार का कोई सक्रियता नहीं दिखाई पड़ती, किसी प्रकार का उद्गार नहीं होता है। इसमें म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी और ईरान का कोह-ए-सुल्तान ज्वालामुखी आते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इनमें स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो लिपारी द्वीप पर है, पिनाटोबो ज्वालामुखी जो फिलीपींस द्वीप पर है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य स्थित है, किलायो ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है, मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी और ईरान का कोह-ए-सुल्तान ज्वालामुखी तथा जापान में भी एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे हम फ्यूजीयामा ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी ये जापान में पाया जाता है। यह भी शांत प्रकार का ज्वालामुखी है। अब नेक्स्ट ये जो ज्वालामुखी आते हैं, यह ज्वालामुखी का जो लावा है जिसे जब धरातल के अंदर ही होता है उसको मैग्मा कहते हैं। यह मैग्मा जब धरातल के अंदर ही ठंडा होकर किसी आकार का रूप धारण कर लेता है तो उससे बहुत सी स्थलाकृतियां बन जाती हैं और जब बाहर निकलता है तो ढेर के रूप में जमा होता है और उससे बहुत सी आकृतियां बन जाती हैं। तो इस तरह से इन ज्वालामुखी से किन किन स्थल रूपों का निर्माण होता है जिसके बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक हो जाता है। इसमें जिन स्थलाकृतियों का निर्माण धरातल के अंदर होता है उनमें आप समझ लें, हमने बताया कि जब लावा धरातल के अंदर ही ठंडा होकर के जम जाता है, यहाँ पर किसी रूप में जम जाए, तो इस तरह से जो आकृतियां बनती हैं धरातल के अंदर, यह भी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कहलाती हैं। ये धरातल के अंदर ही होती हैं। अपक्षय और अपवर्तन की क्रिया के बाद कभी कभी ये बाहर की ओर दिखाई पड़ने लगती हैं, लेकिन कुछ जो ज्वालामुखी से बाहर भी निकलते हैं, पदार्थ जो निकलता है उससे भी आकृतियां बनती हैं, तो इनके बारे में हम बताएंगे। तो जो ज्वालामुखी से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतः स्थलाकृतियां जिन्हें हम इन नामों से जानते हैं, जिनमें प्रथम प्रकार की जो स्थलाकृति होती है उसको हम बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ। दूसरी लैकोलिथ। तीसरे प्रकार की स्थलाकृति होती है फैकोलिथ। और चौथे प्रकार की स्थलाकृति होती है लोपोलिथ। और पांचवा सिल्क। और छठी आकृति होती है डाइक। तो इनके बारे में एक नजर डाल ली जाए। बैथोलिथ किसे कहते हैं? यानी धरातल के अंदर ही जब इस प्रकार के
अंडाकार आकृतियां बन जाती हैं, तो उसे हम, और ये यहीं पे जो लावा है वह ठंडा हो जाता है और इस तरह से ये कठोर रूप में ग्रेनाइट के रूप में ये अंदर ही जम जाता है, तो इसे हम कहते हैं बैथोलिथ। लैकोलिथ यह शिलाकृतियां भी धरातल के अंदर बनती हैं और यह अंडाकार आकृतियां यह जब विशाल रूप में ढेर के रूप में इस तरह से लावा ठंडा होकर के आकृति का निर्माण करता है, तो इस तरह से बनी हुई आकृति को हम लैकोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ या मोड़दार पर्वतों की अपनत और अभिनति में जब लावा ठंडा होकर जम जाता है, तो इसे हम इस प्रकार से, यह अपनति है, अपनति ये यहाँ पर जब लावा जलता है इसको हम अभिनति कहते हैं। अभिनति ये मोड़दार पर्वतों में अपनति और अभिनति में इस तरह से लावा का जमाव होता है और ठंडा होकर के ये आकृतियां बन जाती हैं, जिन्हें हम फैकोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ में लावा एक तस्तरी की भांति ये जमता है, इस कारण से इस तरह की जो बनी आकृति है इसको हम लोपोलिथ कहते हैं। सिल जब लावा का जमाव एक सीधे रूप में होता है, ज्वालामुखी की नली में ही लावा जमकर ठंडा हो जाता है धरातल के अंदर, तो इसको हम सिल कहते हैं। डाइक सिल में ये जो जमाव है वो इस तरह से समानांतर रूप में परतदार चट्टानों के मध्य में होता है। इस तरह से लावा का जमाव समानांतर रूप में होता है, इसको सिल कहते हैं। डाइक में लावा का जमाव खड़े रूप में जो ज्वालामुखी की नली है उसी में शीतल होकर के ठंडा होकर के जम जाता है। तो इस तरह से ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतःशिलाकृतियों में बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक इस प्रकार की शिलाकृतियां भूतल के अंदर बन जाती हैं और यह अक्षय तथा अपर्दन के से कभी कभी ये धरातल पे भी प्रकट हो जाती हैं। ये बहुत ही हार्ड रॉक्स होती हैं और ज्वालामुखी से जो बाह्य शिलाकृतियां बनती हैं उनमें सर्वप्रथम आता है, ज्वालामुखी से जो बाह्य आकृतियां बनती हैं, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां, इसमें ज्वालामुखी से जो स्थलाकृतियां बनती हैं इसमें ज्वाला, हमने बताया जिस मुख से ज्वाला निकलती है उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं और यह जो ज्वाला का मुख होता है जिससे ज्वाला निकलती है और यह जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम क्रेटर कहते हैं। इसे हम क्रेटर कहते हैं और क्रेटर जब ये बार बार विस्फोट होने के कारण क्रेटर ये बहुत बड़ी आकृति में बन जाता है, तो इसको हम कार्डेरा कहते हैं। यानी क्रेटर का विशाल रूप कार्डेरा कहलाता है, जिस मुख से ज्वालामुखी का उद्भव होता है और वह मुख जब बंद हो जाता है तो उसको हम क्रेटर कहते हैं और जब क्रेटर में फिर से विस्फोट होता है और तत्व गैस लावा आदि बाहर निकलते हैं तो उसका मुख चौड़ा हो जाता है, जिसे कार्डेरा कहते हैं। इस तरह से ज्वालामुखी से और इस प्रकृतियों का निर्माण होता है जिसमें ज्वालामुखी पर्वत आता है। इस तरह से लावा जब ढेर के रूप में जमा हो जाता है तो इस तरह से बनी आकृति को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये ज्वालामुखी पर्वत है,
ज्वालामुखी पर्वत। और ज्वालामुखी पठार होते हैं जब यह चौरस रूप में जमा हो जाते हैं, लावा जमा हो जाता है जिससे पठार का निर्माण होता है। जैसे दक्षिण का पठार, दक्षिण के पठार पर लावा का जमा हुआ, मालवा के पठार पर ये पठार का निर्माण होता है। कभी कभी ये लावा बहुत दूर तक फैल जाता है जिससे लावा का मैदान बन जाता है, लावा का मैदान। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी के आंतरिक एवं बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में आपने जाना। बाह्य स्थलाकृतियों में ज्वालामुखी पर्वत बनता है, ज्वालामुखी पठार बनता है और लावा का मैदान बनता है। इन पर्वत पठार मैदान से आप देखेंगे कि बहुत ही लाभ होता है। तो किस तरह से ज्वालामुखी लाभदायक सिद्ध होते हैं। ज्वालामुखी को वैसे हम केवल विनाश के रूप में जानते हैं, लेकिन ज्वालामुखी से लाभ भी होते हैं। तो ज्वालामुखी से लाभ हम अवश्य समझ लें। ज्वालामुखी से लाभ, ज्वालामुखी से लाभ होते हैं कि ज्वालामुखी से बहुत से हमें खनिजों की प्राप्ति होती है। खनिजों की प्राप्ति जिसमें लोहा, सोना, चांदी आदि खनिज प्राप्त होते हैं। खनिजों की प्राप्ति, दूसरा गर्म जल स्रोतों की प्राप्ति, गर्म जल स्रोतों की प्राप्ति जिनसे बिजली बनाई जाती है। और बहुत से गर्म जल के स्रोत होते हैं जिसमें सल्फर होती है आदि होती है, जिसमें स्नान करने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। गर्म जल स्रोतों की प्राप्ति, मिट्टी की प्राप्ति होती है, उपजाऊ मिट्टी की प्राप्ति। जैसे दक्षिण के पठार पर काली मिट्टी है पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी की प्राप्ति होती है। मिट्टी की प्राप्ति, नवीन स्थलों का निर्माण होता है, नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण, नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण। बहुमूल्य पत्थरों की प्राप्ति जिनका भवन निर्माण आदि में काम आता है, बहुमूल्य पत्थरों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ज्वालामुखी का बहुत ही महत्व होता है। अब आप समझेंगे कि ज्वालामुखी का विस्तार, वितरण, विश्व में इनका वितरण कहाँ कहाँ पर है ज्वालामुखी का। तो इसमें आप देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है जिसको हम फायर इवेंट के नाम से जानते हैं, वह है ज्वालामुखी का विश्व वितरण। इसमें ज्वालामुखी की 3 पेटियां विश्व में पाई जाती हैं, जिसमें प्रथम पेटी है प्रशांत महासागर की पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी। इस पेटी में, प्रशांत महासागरीय पेटी को हम फायर इवेंट के नाम से जानते हैं। दुनिया के सर्वाधिक ज्वालामुखी इसी पेटी में पाए जाते हैं और इसका विस्तार अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट या प्रशांत महासागर के में पाया जाता है, और जिसमें प्रशांत महासागर में ही जापान और फिलीपींस स्थित हैं। और कहा जाता है कि जापान में सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, तो इसी कारण से आते हैं क्योंकि इस पेटी को फायर इवेंट के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। दूसरी पेटी आती है जिसको हम मध्य महाद्वीपीय पेटी के नाम से जानते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस पेटी की शुरुआत केप वर्डे से, अटलांटिक महासागर में स्थित केप वर्डे द्वीप से भूमध्य सागर के निकट होते हुए और आल्प्स पर्वत से होते हुए हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है।
यही कारण से जो हमारा हिमालय जो भूकंपग्रस्त जोन है वह भारत का सर्वाधिक भूकंपग्रस्त माना जाता है। वह मध्य महाद्वीपीय पेटी में स्थित है। और जापान तथा फिलीपींस यह इसमें आते हैं, जापान और फिलीपींस ये प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। और इसमें भूमध्य सागर जिसमें अभी हमने आपको बताया है इस्लामोली ज्वालामुखी ये इसी में है। भूमध्य सागर, आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत तक ये पेटी विस्तृत है। तीसरी जो पेटी है जिसको हम अटलांटिक महासागरीय पेटी के नाम से जानते हैं। इसमें अटलांटिक महासागर में एक कटक पाया जाता है, एक रिज पाया जाता है। कटक का मतलब है कि वह पर्वत जो समुद्र के अंदर पाया जाता है, वह लंबी दूरी तक फैला हो एक श्रृंखलाबद्ध रूप में, उसे हम कटक कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर ये एक ऐसा महासागर है जो अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति है और उसके मध्य में एक विशाल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो समुद्र के अंदर डूबी रहती है और जिसे भौगोलिक भाषा में हम कटक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यह इस पेटी में और कटक जो है जो मध्य में प्रशांत अटलांटिक महासागर के मध्य में जो कटक है उसके आसपास जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसमें वह अटलांटिक महासागरीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें